तो दोस्तों हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ रॉबर्ट रॉस ने दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग प्योर कंपाउंड obtained from any source the relative ratio of their mass remains constant। मतलब अगर हम प्योर कंपाउंड किसी भी सोर्स से लें, जैसे सपोज इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है XY। अब इस XY कंपाउंड को हम दुनिया के किसी भी कोने से लें, पर इनको जो रिएक्टेंट्स के मास का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। कभी ये नहीं होगा कि मास का रेशियो चेंज हो जाए। तो यही कहता है ये लॉ। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे वाटर भी एक कंपाउंड है। अब अगर हम वाटर को कहीं से भी लें, चाहे हम नदी का पानी लें या हम समंदर का पानी लें, उनका जो रिएक्टेंट्स के मास का रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। तो चलिए एक बार मास का रेशियो निकाल कर देखते हैं। तो H2O के सबसे पहले इस कंपाउंड को हमें स्प्लिट करना होगा। तो जैसे इसमें दो रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं। जैसे हम अलग अलग करके देखेंगे तो हमें दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा H2 और एक मिलेगा O। अब इन दोनों में हमें मास का रेशियो निकालना है। तो अब सबसे पहले हमें इन दोनों का मास लिखना होगा। तो जैसे जो हाइड्रोजन है उसका मास होता है 1 AMU, पर ये जो 2 सबस्क्रिप्ट में है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हमारा आंसर आएगा 2:16। और सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 1:8। तो दोस्तों यही कहता है यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि हम एक कंपाउंड दुनिया के किसी भी कोने से लें और उसके जो रिएक्टेंट्स के मास का रेशियो होगा वो हमेशा हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये थियरी जॉन डाल्टन ने दी थी। इस थियरी में 7 स्टेटमेंट्स है। तो चलिए उन 7 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला पोस्टुलेट है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हर एक मैटर एटम से ही बना होता है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें ना तो एटम्स क्रिएट होते हैं और ना एटम डिस्ट्रॉय होते हैं। ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर एटम्स क्रिएट नहीं होंगे तो मास क्रिएट नहीं होगा, और अगर मास क्रिएट नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होता है। तो अगले पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पोस्टुलेट है सिमिलर एटम्स हैव सेम मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसका मतलब है कि जो सिमिलर एटम्स होते हैं, मतलब एक एलिमेंट है X, इस X एलिमेंट के 2 एटम्स हैं। तो अब ये दोनों एटम्स X एलिमेंट के ही हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और इनका मास भी सेम होगा। ये पोस्टुलेट यही बात कहता है कि सिमिलर एटम, मतलब जो एटम सिमिलर एलिमेंट के हैं उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पर ये पोस्टुलेट आगे जाके गलत साबित कर दिया गया और इसी के बारे में हम 4th चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले पोस्टुलेट की तरफ। अगला पोस्टुलेट है डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, सपोज एक एलिमेंट है X और एक एलिमेंट है Y। एक एटम X एलिमेंट का और एक एटम Y एलिमेंट का, इन दोनों के एटम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इन दोनों के मास भी डिफरेंट होंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो ये पोस्टुलेट भी आगे जाके गलत साबित हुआ और इसके बारे में भी हम 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला पोस्टुलेट है एटम कंबाइंस इन स्मॉल होल नंबर्स। इसका मतलब है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। मतलब जैसे सपोज एक एलिमेंट है X, अगर वो एक और X एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन करेगा। जैसे हम हमेशा करते ही हैं दैट O2 O3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं जो भी एटम होते हैं। कभी भी आप ये नहीं पढ़ोगे कि कोई एलिमेंट है X तो वो
वो कंबाइन हुआ है x0.5 या फिर वो कंबाइन हुआ है x256, ऐसा आप कभी नहीं देखोगे, आप हमेशा देखोगे x2 x3। तो यही वो ये पोस्टुलेट कहता है कि जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो छोटे छोटे होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पोस्टुलेट की तरफ। अगला पोस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। पर अब इसके आगे ये क्वेश्चन उठता है कि फिर एटम्स में तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एटम इनडिविजिबल है। तो मैं बता दूं ये पोस्टुलेट भी आगे गलत साबित हुआ था, और इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं कि एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी डिवाइड किया जाता है, जो होते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पोस्टुलेट की तरफ। हमारा लास्ट पोस्टुलेट कहता है व्हेन एटम कंबाइन द रिलेटिव रेशियो ऑफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये लास्ट पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो चलिए हमारे ये टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं अब एटॉमिक मास के बारे में। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो होती है AMU। अब हम बढ़ते हैं इस AMU जो एटॉमिक मास की यूनिट है उसके बारे में। AMU is equivalent to the mass of the 1/12 part of carbon atom। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कार्बन एटम के 12 टुकड़े करते हैं और जो उसके 12th पार्ट का जो मास होगा वो 1 AMU के इक्वल होगा। और जो ये AMU है ये इससे हम एटम का मास एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये यूनिट होता है एटम के मास के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोलार मास। अब मोलार मास का मतलब होता है द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलार मास। जैसे हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड देते हैं, उनका हमें कभी कभी मास भी निकालना पड़ता है, और इस मोलार मास की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारा इस चैप्टर में ही एक अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इस मोलर मास को समझने की जरूरत है। चलिए देखते हैं मोलर मास को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें मोलर मास फाइंड करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कंपाउंड में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है Ca मींस कैल्शियम, दूसरा एलिमेंट है कार्बन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो अब हम इन तीनों को स्प्लिट करेंगे और इनके मास लिखेंगे। तो कैल्शियम का मास होता है 20, कार्बन का मास होता है 12 और जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16। और ये जो ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 3 है ये इस 16 से मींस ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जब भी आप देखें कि सबस्क्रिप्ट में कोई भी नंबर है वो उस एलिमेंट के मास से मल्टीप्लाई हो जाता है। जब हम पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 AMU, मतलब इस कंपाउंड का मोलर मास 80 AMU है। तो इस ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम नाइट्रेट का। अब इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है। हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। अब इन तीनों को हम स्प्लिट करते हैं, तो अब इन सब के मास लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का मास है 24, नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 16। तो अब आप इधर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में नीचे 3 है और का जो सिंबल है इसके अराउंड 2 ब्रैकेट्स है और उसके बाहर सबस्क्रिप्ट में 2 भी लिखा है। तो उसका मतलब क्या है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा है उस 2 का मतलब है कि ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के मास से भी मल्टीप्लाई होगा और यही 2 ऑक्सीजन के मास से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब आप सोचोगे ये जो O के सबस्क्रिप्ट में 3 है इसका क्या होगा, तो ये 3 भी ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई होगा। 2 और 3 दोनों को हमें ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई करना है और जो नाइट्रोजन के मास के साथ सिर्फ हमें 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है और वो 2 दोनों एलिमेंट्स के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए भी है, वो नाइट्रोजन के लिए भी है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैग्नीशियम का मास है 24, नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का 16। तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन के मास के साथ, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं नाइट्रोजन के मास के साथ
ऑक्सीजन की मास को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 दोनों से, तो अब इस पूरे कैलकुलेशन का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 148 AMU। तो इसी तरह से आप हर एक कंपाउंड के मोलार मास निकाल सकते हैं। बस आपको इसमें जो मैंने चीजें बताई, आपको वो चीजें याद रखनी है।